हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा एग्ज़ाम अब आ चुका है सीटेट का। 31 अक्टूबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन किए जाएंगे। उसके बाद में आपके पास सिर्फ 40 या 45 दिन का टाइम बचेगा आपके पेपर शुरू होने में। तो आज की जो हमारी क्लास है ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे उससे संबंधित क्लास रहने वाली है। ये हमारा सेकंड पेपर के क्वेश्चन है। आज के 15 क्वेश्चन हम करेंगे 30 में से, और 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास में। जो आज की ये क्लास है ये आपकी 17 जनवरी का जो आपका एग्जाम हुआ था सेकेंड पेपर में उसकी क्लास रहने वाली है, और हम लोग स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, सेशन में जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। लिखा है कि डॉट डॉट उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। आपको यह बताना है कि उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। उद्दीपन का मतलब आप सभी लोग समझते ही होंगे कि ऐसी चीज़ जो हमें क्या करे, उत्साहित करे, जानने के लिए कोई इच्छा हमारे मन में जगे, उसको कहते हैं उद्दीपन। तो आप लोगों को आंसर करने हैं। आंसर आपके सामने है, 4 आंसर आपके दिए गए हैं यहाँ पर। इनमें से सही आंसर कौन सा रहने वाला आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन जो है वो देखिए लिखा है संवेदनशील अवधि। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है कि मुखर अवधि। तीसरा ऑप्शन लिखा है नमनीयता अवधि यानी कि काल। चौथा ऑप्शन आपका लिखा है मानसिक अकर्मण्यता। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब उद्दीपन का समय होता है तो हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं होती हैं, या तो हमें काफ़ी उनसे लगाव हो जाता है या फिर हमें क्या होता है, घृणा हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशील अवधि। क्या हो जाएगा? संवेदनशील अवधि उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आपके 17 जनवरी की शिफ्ट के सेकंड पेपर के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही ये उपयोगी रहने वाले हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग पढ़िए आराम से और आंसर कर लीजिए इसका। इसमें आपको कथन और तर्क दोनों पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको नीचे दिए गए आंसरों में से सही आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमें कथन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। क्या दूसरों बच्चों से तुलना करके आप किसी बच्चे की प्रगति को माप सकते हैं सही तरीके से, या फिर नहीं माप सकते हैं? ये आप लोग सोचिए और आंसर करिए एक बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तर्क दिया है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। आपको पता है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम समान होते हैं, लेकिन विकास की गति जो होती है वो सभी बच्चे में समान नहीं होती है। इसीलिए आपका तर्क तो पहले ही कट गया। और रही आपके कथन की बात, तो देखिए लिखा है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से या फिर सटीकता से मापा जा सकता है। तो ये कहना भी आपका गलत है। आपके पास अगर 4 बच्चे पढ़ने आते हैं, 4 में से 2 बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, और आप उनकी तुलना रोज़ उन बच्चों के साथ में करिए जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं। तो क्या उससे आप उन बच्चों की सही से व्याख्या कर पाएंगे कि बच्चे कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, उनको जो हमने कल बताया था कितना सीख पाए या फिर नहीं सीख पाए हैं? तो ये तुलना करने का बिल्कुल भी तरीका अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कथन और तर्क दोनों ही गलत हैं। तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन निकालने थे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या हैं? गलत हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उन लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। लिखा है बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण डॉट डॉट की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर लेंगे। फटाफट आंसर करते रहिएगा। जो लोग आज पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सीटर से संबंधित एक से एक बेहतरीन कंटेंट वाली क्लासें होने वाली हैं और चल भी रही हैं बहुत ही बेहतरीन क्लासेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी लोग करेंगे। बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण डॉट डॉट की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। क्या वो शैशवावस्था है 0 से 2 वर्ष की, या फिर वो पारंपरिक बाल्यावस्था है जो कि 2 से 6 वर्ष की होती है, जिसको हम लोग खिलौनों की उम्र भी बोलते हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण पारंपरिक बाल्यावस्था की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है
जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करते हैं। ये अवस्था कौन सी होती है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। और सभी को पता है कि बच्चे जो हैं वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं। 0 से 2 वर्ष जो आपका शैशवावस्था यहाँ पे नहीं होगा, माध्यमिक बाल्यावस्था भी नहीं होगा, किशोरावस्था का यहाँ पे प्रश्न होता ही नहीं है उठने का। तो आपका जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? पारंपरिक बाल्यावस्था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं? कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, सही आंसर क्या रहने वाला है। कब बालक गुस्सा, प्रेम, नफरत ये सब चीज़ें जानने लगता है, आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन का क्या रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं? कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा ऑप्शन लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन लिखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन लिखा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपकी शिफ्ट थी 17 जनवरी में सेकंड पेपर की शिफ्ट थी, जिसके हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग अंत में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? आपको यह बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की इनमें से कौन सी आलोचना है। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का। पहला ऑप्शन आपका लिखा है बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है आपका बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है आपका बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चौथा ऑप्शन आपका लिखा है कि बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी, सी, डी ये जो हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शामिल हैं। जबकि ऑप्शन नंबर ए अगर आपका देखा जाए बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, ये जीन पियाजे ने नहीं कहा था, इसीलिए यही इनका जो है आलोचना करने वाला विषय हुआ है। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, ये जीन पियाजे कहते हैं। सी ये भी सही है, डी ये भी सही है, लेकिन ए वाला जो है बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, ये जीन पियाजे ने छोड़ दिया था अपने संदर्भ में, सिद्धांत में, इसीलिए इससे संबंधित इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। लिखा है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डॉट डॉट प्रक्रिया से डॉट डॉट प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए एक बार, सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए ऑप्शन देखिए, लिखा है सक्रिय और निष्क्रिय, लिखा है निष्क्रिय और सक्रिय, लिखा है यांत्रिक और व्यवहारवादी, व्यवहारवादी और यांत्रिक। तो यांत्रिक और व्यवहारवादी का यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। अब आपके पास बचा है ऑप्शन नंबर ए और बी। सभी लोग आंसर करेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और जिन लोगों ने ए किया था उनका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से क्या किया है, सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो जिन लोगों ने बी कर लिया उनका सबका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सभी को बताना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, और सभी लोग सही आंसर कर लेंगे उम्मीद है। लिखा है सामाजिक अंतःक्रिया, पुनर्बलन, दोहराव व अभ्यास, स्कीम की संरचना में परिवर्तन। तो यहाँ पे हमें पता है कि इन तीनों में से कुछ भी जो है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है, इसीलिए तीनों ऑप्शन देखते ही काट देने चाहिए थे आप लोगों को। बच कौन सा गया? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए एक बार, सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है, देखिए लिखा है क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है?
आपको यह बताना है कि जो हमारे रूढ़वादियाँ हैं या जो हमारे पुराने समय से चले आ रहे त्यौहार हैं या फिर जो जानकारियाँ हैं उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। ये आपको बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के कौन से स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन लिखा है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। अगर आप किसी कार्य को नहीं करेंगे तो उसका दंड मिलेगा, इससे कोई मतलब है नहीं इस क्वेश्चन का। दूसरा लिखा है अच्छा लड़की अच्छा लड़का, आप अच्छा बनने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसका भी मतलब नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा है कि सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास यहाँ पर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तो यहाँ पे कोई अनुबंध नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में जो है आंसरों में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसीलिए आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे भाषिक की जगह पे क्या हो जाएगा? तार्किक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तार्किक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, लेकिन ऑप्शन जो है ये गलत है। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आंसर है यहाँ पर, इसीलिए आप इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले देखिए दिवाली ऑफर इस समय चल रहा है। जिन लोगों को PDF बाय करनी है नोट्स के रूप में वो लोग खरीद सकते हैं इस समय। अभी भी 700 रुपये का ऑफर चल रहा है। अगर आप ये जानकारी, अगर आपको कोर्स खरीदना है और आप जानकारी लेना चाह रहे हैं ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आपको मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप के ऊपर विजिट करना है। अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर आपको निःशुल्क PDF जो हमारी क्लास से चल रही है इसकी मिलने वाली हैं। साथ साथ में आपको बिल्कुल फ्री में प्रीवियस जितने भी पेपर हैं वो सारे पेपर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और आपको अगर NCERT बुक्स पढ़नी है तो वो भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और जिन लोगों को अच्छे तरीके से अपने नंबर लाने हैं, EVS पढ़नी है, CDP पढ़नी है, SST पढ़नी, हिंदी पढ़नी है, उनके लिए 100 रुपये में नोट्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कि किताब से आधे से भी कम कीमत के ऊपर नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप ज़रूर बाय करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो उम्मीद है सभी लोग एक बार जा के विजिट करेंगे ज़रूर हमारे मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक। आपको बताना है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 10 ये डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार। बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका होती है। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है कि शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरते हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षक ने कुछ बता दिया, विद्यार्थियों ने आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर लिया या फिर लिख लिया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। क्या बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है उसमें शिक्षक बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक संरचनावादी रूप में देखता है फिर नहीं देखता है? ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, लेकिन हमको सी भी देखना है। लिखा है एक कठोर व मानकीकृत पाठ्यचर्या तय करता है। तो कठोर और मानकीकृत पाठ्यचर्या तय करना एक शिक्षक का कार्य नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कट गया। डी देखिए क्या लिखा है कि आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करता है। तो किसी भी बालक को जब आप श्रेणी में बांटते हैं तो वो नकारात्मक आपका आंसर हो जाता है, इसीलिए आपका डी भी नहीं होगा। तो आपके पास बच कौन सा गया? आपके पास बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक संरचनावादी रूप में देखता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, उन लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह, पहला ऑप्शन लिखा है मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। दूसरा ऑप्शन लिखा है मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। तीसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करें। चौथा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करें। तो आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा सही हो जाएगा। लिखा है कि जो आपकी NAP आई थी यानी नई शिक्षा नीति जो आपकी आई थी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो उनके माता पिता को दिया जाएगा वह किस प्रकार का होना है, आपको यह बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा, लिखा है मानक। जहाँ पे मानक शब्द लिखा होता है हमें पता है मापदंड मानक ये सब कैसे हैं, ये सब आपके हैं तुलना करना, ये निगेटिव में आते हैं, यानी तीनों ऑप्शन हमें देखने ही काट देने थे। एक शब्द पढ़ना था मानक, मापदंड और तुलना। अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ऐसा बच गया जो पॉजिटिव आंसर निकल के आ रहा है। विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को क्या करना है, आपको प्रतिबिंब करना है। हमारा विद्यार्थी है इसने क्या प्रगति की है इसको पहले
5 तक का टेबल आता था, अब इसको 7 तक आता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, इसको मैथ अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, खेलने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, दौड़ने में अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सबसे पॉजिटिव आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए एक बार, सही आंसर क्या है इसका। देखिए पहले तो आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है पूछ क्या रहा है, उसके बाद में आंसर पढ़ने हैं, तो अपने आप ही आंसर आपका निकल आएगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, उनकी हो रही है जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, अपनी पीढ़ी के पहले विद्यार्थी हैं, उनसे पहले कोई पढ़ने विद्यालय आया ही नहीं है कभी, वो अपने समाज से यानी कि अपने परिवार से पहले विद्यार्थी अगर हैं तो उनके लिए यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करता है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र में। लिखा है परीक्षाओं पर केंद्रित हो, क्या ऐसी शिक्षा उनको दी जाए जो सिर्फ परीक्षा पर केंद्रित हो, बाकी किसी से कोई मतलब ना रखता हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा। परीक्षाओं के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है कि सिर्फ परीक्षा ही आपको देनी हो और बाकी कोई मतलब ना हो, कुछ भी आप ना सीखें उस पढ़ाई से, तो ऐसी पढ़ाई क्या है, बेकार होती है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, क्या आपको ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाए जो सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के ऊपर ही केंद्रित हो, आपके सामाजिक जीवन से, आपके परिवेश से ना केंद्रित हो, तो बी भी यहाँ पे कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लिखा है कि संलग्न और संदर्भित हो, आपके जीवन से संलग्न हो और आपके जीवन से क्या हो, संदर्भित हो, ऐसी पाठ्य पुस्तक आपको पढ़ाई जाए जो हमारे साथ यानी जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो चीज़ उस पाठ्य पुस्तक में दी गई और वो उनसे संदर्भित हो। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे अच्छा क्वेश्चन के लिए आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी। जबकि ऑप्शन नंबर डी देखिए लिखा है मानकीकृत और एक रूपी हो, जहाँ पे मानकीकृत चीज़ होती है वो निगेटिव आंसर हो जाता है, इसीलिए मैं देखते ही काट देना है। अब आपके पास ऑप्शन नंबर सी ही बच गया था जो बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पहले से ही कर लिया था वो लोग अपना एक नंबर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हैं आपको 15 क्वेश्चन आज की क्लास में करने थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, यानी अब आपके पास 14 ही क्वेश्चन बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सभी लोग क्या लिखा है, लिंग है जबकि जेंडर डॉट डॉट, सभी को बताना है लिंग डॉट डॉट है जबकि जेंडर डॉट डॉट, क्या भरना यहाँ पर है। लिंग क्या है, जैविक है, और जेंडर क्या है, सामाजिक है, या फिर लिंग जो है सामाजिक है, जेंडर जैविक है, लिंग जो है वो सांस्कृतिक है, जेंडर सामाजिक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लिंग सामाजिक है जबकि जेंडर सांस्कृतिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, भरमार आ गई थी गलत करने की इस क्वेश्चन को। आप लोगों को याद रखना है कि लिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैविक होते हैं। लिंग आपको पता है कि स्त्री और पुरुष दो लिंग आपके बने हैं, मतलब कि एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे जो लिंग हैं ये कैसे हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, जबकि जो जेंडर हैं, लड़कियाँ ये जीन्स नहीं पहन सकती हैं, साड़ी पहनेंगी, लड़के साड़ी नहीं पहन सकते हैं तो जीन्स पहनेंगे, ये सब चीज़ें हमारे द्वारा बनाई गई हैं। तो कहने का मतलब है कि लिंग जो है वो जैविक है और जो जेंडर है वो सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है सिर्फ उनका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी का गलत हो जाएगा। ए के अलावा कुछ भी किया है तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने ए किया है लिंग जैविक है जबकि जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है, तो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए पूछ क्या रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आराम से हो जाएगा। देखिए लिखा है कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है तो हमको नीचे दिए गए इन तरीकों में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए। तो सभी लोग आराम से पढ़े। देखिए पहला लिखा है समूह में कार्य, दूसरा लिखा है कक्षा में भागीदारी, तीसरा लिखा है पोर्टफोलियो और चौथा लिखा है प्रस्तुतिकरण। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि सारे के सारे जो ये कारण दिए गए हैं, तरीके दिए गए हैं मूल्यांकन को चेक करने के, ये पॉजिटिव हैं। समूह में कार्य करना बिल्कुल सही है, कक्षा में भागीदारी क्या है ये भी सही है, पोर्टफोलियो भी बिल्कुल सही है और प्रस्तुतिकरण भी कतई सही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 जहाँ पर होगा वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 देखिए डी वाले में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उन्हीं का ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी अगर आपने अदर कोई ऑप्शन चुन लिया था तो आपका गलत हो गया यहाँ पर। आज का अंतिम जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सभी लोग सही करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन देखिए लिखा है भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछ रहा है,
नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा दिया है भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भी भूमिका नहीं है। तो आपका ये वाला तो कट गया क्योंकि नेगेटिव है। देखिए सी क्या लिखा है, भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है। तो बाधा उत्पन्न नहीं करती है भाषा, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका कट गया। डी आपका लिखा है भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। तो भाषा और संज्ञानात्मक विकास क्या है? स्वतंत्र प्रक्रियाएं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कट गया। अब आपके पास बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। क्या है यहाँ पर? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही और पॉजिटिव आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो जो है, हमारी क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार आज क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और अगर आपको हमारी इस क्लास की PDF चाहिए जो आपने क्लास अभी देखी है विद आंसर, तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप ये देखिए, आपको इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको इस PDF के साथ साथ में कई सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर हैं, क्लास की PDF है और आपको NCERT बुक्स हैं, ये सब फ्री में मिलने वाली हैं। और जिन लोगों को अच्छे नंबरों से पास होना है तो उनको नोट्स की अगर आवश्यकता है तो आप नोट्स भी खरीद सकते हैं, जो कि 100 रुपये में उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत किताब से भी काफ़ी कम रखी गई। अगर आप अच्छी किताब खरीद रहे हैं मार्केट से तो आपको 350 या फिर 400 की मिलेगी, और जिसमें आप कंटेंट छाट नहीं पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। लेकिन जो नोट्स बने हैं पेपर पर आधारित बने हैं, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसको देख करके बनाए गए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं। बाकी जो जहाँ से क्वेश्चन नहीं उठे थे, काफ़ी सालों से देख रहे हैं, 5-6 साल के क्वेश्चन हमने देखे हैं, उनको छोड़ दिया गया। यानी आपको सिर्फ सीमित कंटेंट पढ़ना है, वहीं से आपके बहुत ही अच्छी तैयारी हो सकती है, इतने कम समय में है। तो जिनको भी आवश्यकता वो लोग खरीद सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, हो सकता है कि आपको 100-150 रुपये की छूट मिल जाए। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।